हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 6 के बारे में, जो कि साइंस का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी एनसीईआरटी के लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। चलिए फिर वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। देखिए, सूक्ष्म मात्रिक का सीधे सीधे मतलब ये होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ऑप्शन हमारा ए है सल्फर, 2 है मैग्नीज, 3 है मैग्नीशियम और 4 है फास्फोरस। तो देखिए, जो मैग्नीज होता है वो पौधे के लिए सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब कुछ और जो है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो जिंक आपका होता है, जिंक भी आपका सूक्ष्म मात्रिक में आता है। आयरन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं Fe, कॉपर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं Cu, और क्या आता है मोलिब्डेनम आता है और क्लोरीन आता है। ये सभी आपके क्या है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। एक आपका होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो कौन कौन से होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो आपका क्या होता है, एक होता है नाइट्रोजन और क्या होता है फास्फोरस होता है, और आपका एक होता है पोटेशियम। ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधों में एधा का मुख्य कार्य है। देखिए, एधा जो है वो हिंदी शब्द है। अगर आप लोग को इसका इंग्लिश पता होगा तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। जो एधा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला हमारा है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, दूसरा है टूटे फूटे की मरम्मत करना, तीसरा है जल का स्थानांतरण करना और चौथा है वाष्पोत्सर्जन में सहायक। तो देखिए, जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। बात करते हैं जल के स्थानांतरण के लिए, तो इसके लिए जाइलम होता है। जब जाइलम होता है वो जल के स्थानांतरण के लिए हेल्प करता है। और जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है उसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। रंध्र मतलब स्टोमेटा जो होता है वो आपका वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाइकस में परागण होता है। जो फाइकस प्लांट है उसमें परागण जो होता है वो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए है कीटों द्वारा, बी है वायु द्वारा, सी है जल द्वारा और डी है चिड़ियों द्वारा। तो देखिए, जो कीटों द्वारा जो परागण होता है वो होता है फाइकस में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं जो कीटों द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग बोलते क्या है। तो देखिए, जो कीटों द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिलस बोलते हैं, क्योंकि पूछता है एंटोमोफिलस के अंतर्गत किस जंतु से परागण होता है या फिर किस चीज से परागण होता है, तो हम लोग बोलेंगे कीट से परागण होता है। बात करते हैं वायु द्वारा जो परागण होता है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनीमोफिलस। वायु द्वारा परागण को हम लोग बोलते हैं एनीमोफिलस। जल द्वारा परागण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलस। और देखिए, जो चिड़ियों द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्निथोफिलस। और देखिए, 2 जानवर और होते हैं। एक होता है चमगादड़। जो चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है, चमगादड़, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग काइटेरीफिलस। अगला जो हमारा होता है वो होता है घोंघे द्वारा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मलाकोफिलस। तो ये देखिए, जितने भी प्रोसेस द्वारा जो परागण होता है उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, आप लोग इतना याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब लाइकेन के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए, जो लाइकेन होता है वो क्या करता है कि जो पोल्यूशन होता है उसका इंडिकेटर होता है। हम लोग इसको बोल सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो होता है लाइकेन। अब ये नेचुरल इंडिकेटर कैसे है? तो देखिए, जहां भी SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की जहां भी प्रदूषण ज्यादा होती है वहां जो होते हैं लाइकेन उगते ही नहीं है, इसलिए ये इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, मतलब प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। अब बात करते हैं जो शैवाल और कवक से ये मिलकर बना है। तो शैवाल क्या करता है? तो जो शैवाल होता है उसके पास क्लोरोफिल है, इसलिए वो फूड बनाता है। और जो कवक हमारा है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है और ये क्या करता है? डेड ऑर्गेनिज्म पे उगता है, मरे सड़े गले जो जगह पे ये उगता है। तो ये क्या करता है? प्लेस प्रोवाइड करता है।
इस प्रकार दोनों लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों जो जीव है वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए, जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए गए हैं वह है। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जो पुंकेसर के भाग है और स्त्री केसर के भाग है किसमें सही सही है। तो पहला हमारा ऑप्शन है पुंकेसर के भाग में परागकोश होता है और तंतु होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है स्त्री केसर के भाग में अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र होता है और वर्तिका होती है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ये सही हो गया। बात करते हैं अगला, तो देखिए जो परागकोश होता है और पंखुड़ी, तो परागकोश तो पुंकेसर के भाग है, लेकिन पंखुड़ी जो है वो पुष्प के भाग है, लेकिन परागकोश जो पुंकेसर है उसका भाग नहीं है, इसलिए गलत हो गया। देखिए जो परागकोश होता है वो मेल पार्ट में पाया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला है वर्तिकाग्र, तो जो वर्तिकाग्र है वो फीमेल पार्ट है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और जो तंतु है वो मेल पार्ट है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया है। इसमें भी क्या है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और बाह्यदल है, तो जो बाह्यदल है वो पुष्प का तो भाग है लेकिन फीमेल पार्ट का भाग नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला है वर्तिका और अंडाशय, तो देखिए यहाँ अपोजिट में दिया गया है, जो वर्तिका और अंडाशय है दोनों फीमेल के पार्ट हैं, इसलिए ये तो मेल में नहीं रहेगा। और यहाँ पे है परागकोश, तो ये आपका मेल का पार्ट होता है, और तंतु भी क्या है, मेल का पार्ट है, और अंडाशय जो है वो फीमेल का पार्ट है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? जब प्रकाश नहीं है तो क्या बढ़ेगा? जल का उद्ग्रहण, मतलब जल अधिक, जो पौधे होते हैं वो जल अधिक खींचेंगे। दूसरा है पर्वों का लंबान। अगला है खनिज लवणों का उद्ग्रहण। चौथा है पर्णफलक का विस्तार। तो देखिए जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो जो पौधे होते हैं जो कि कम प्रकाश में उगते हैं, तो वो क्या करते हैं, अधिक प्रकाश पाने के लिए ये अपनी जो तने की लंबाई होती है ना उसको बढ़ाते रहते हैं। हम लोगों ने देखा होगा जो भी पौधे होते हैं जो छाया में उगते हैं वो अपने आप को प्रकाश पाने के लिए बढ़ाते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, पर्णफलक का विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसको देखना है। पहला हमारा ऑप्शन है पादपों में जल व लवण का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो देखिए जल और लवण का जो परिवहन होता है वो क्या होता है, जाइलम द्वारा होता है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो गलत हो गया। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से विमुक्त होता है, तो ये बात गलत है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता ही नहीं है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला है सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। तो देखिए देखने में तो सही लग रहा है लेकिन एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि अपने भोजन के लिए सूर्य के एनर्जी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे कुछ कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं जो कि रसायन संश्लेषी हम लोग बोलते हैं, वो क्या करते हैं, किसी रासायनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। अगला हमारा है छुई मुई, जिसको हम लोग बोलते हैं मिमोसा, कि पौधे की पत्तियां कंपन कुंचन दर्शाती है, मतलब जब हम लोग उनको छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ये बात बिल्कुल सही है। जो छुई मुई होती है वो कंपन कुंचन दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है, कौन सा है? पहला हमारा ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, दूसरा है डायोनिया, तीसरा है ड्रोसेरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो यूट्रिकुलेरिया है वो जलीय भी है और कीटभक्षी है। वैसे ड्रोसेरा जो है वो भी एक कीटभक्षी पौधा है लेकिन ये जलीय के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। जो यूट्रिकुलेरिया हमारा है वो क्या है, जलीय भी है और कीटभक्षी भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है वाष्पन, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है निर्दरीकरण, चौथा है ध्रुवीकरण। तो देखिए जो हमारी जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या होता है, रंध्र बने होते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे क्या होता है, जल निकल के वाष्पित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब ये वाष्पन क्या है, क्या वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों एक ही चीज है? तो बिल्कुल नहीं। जो वाष्पन है वो एक अलग प्रक्रिया है, जो वाष्पोत्सर्जन है वो एक अलग प्रक्रिया है। देखिए ये जो है ना वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जो वाष्पोत्सर्जन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें जो पानी उड़ता है वो स्टोमेटा से उड़ता है। लेकिन जो वाष्पन होता है उसमें क्या होता है, यह एक भौतिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, किसी सतह से पानी का उड़ना।
जैसे जब हम लोग कपड़े सुखाते हैं धूप में तो क्या होता है, इसकी सतह से पानी उड़ जाता है तो कपड़ा हमारा सूख जाता है। वहां हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये वाष्पोसर्जन है, वहां हम लोग बोलेंगे कि ये वाष्पन की क्रिया है, क्योंकि जो पानी है वो सतह से उड़ रही है। और वाष्पोसर्जन में क्या होती है, पानी स्टोमेटा से उड़ती है। तो यही डिफरेंट है दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है। फूल का वो कौन सा पार्ट है जो चमकीला भी है और आकर्षक भी है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है दलपुंज, बी है बाह्य दल, सी है दल और चौथा है पुष्पवृत्त। तो देखिए जो दलपुंज होता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एनसीईआरटी, जब मैंने आपको 5वां या 6वां जब चैप्टर हमने पढ़ाया था, तो वो चैप्टर था पौधों को जानिए। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं उसके बारे में। तो मैंने वहां बताया था कि जो दलपुंज होता है वो हमेशा रंगीन होता है। रंगीन होता है, क्यों रंगीन होता है? क्योंकि ये क्या करता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पक्षियां होती हैं, उनको आकर्षित करने के लिए ये रंगीन होता है। अब ये इनको आकर्षित क्यों करेगा? क्योंकि जहाँ दलपुंज होता है वहीं पे जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है, और वहां पे परागकण जो परागकोश होता है उसमें परागकण होते हैं। तो जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, पक्षियों द्वारा, कीटों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए जाते हैं, इसलिए ये जो दलपुंज होता है वो चमकीला और आकर्षक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। वाह्य दल की बात करें तो जो वाह्य दल होता है वो लगभग ग्रीन कलर में होता है। अधिकतर प्लांट में जो वाह्य दल देखोगे वो ग्रीन कलर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा है, पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त होता है? ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। तो जो जूट तंतु है कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है पत्ती से, दूसरा है फूल से, तीसरा है तना से और चौथा है मूल से। तो देखिए जो जूट होता है वो पाया जाता है तने से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। देखिए जो जूट होता है उसको क्या करते हैं, जब यह पुष्पन अवस्था में होता है, इसका मतलब जब ये फूल की अवस्था में होता है, तो इसके तने को हम लोग काट लेते हैं और पानी में कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग हाथों से उसको हटाते हैं और जो जूट होता है वो उस तने से प्राप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? पौधे जो अपना खाद्य खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं, सैप्रोफाइट कहलाते हैं या फिर पैरासाइट कहलाते हैं? देखिए जो क्वेश्चन है वो एज इट इज पूछा गया है। अब सबको पता है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। तो कुछ बच्चे हैं कि जो हिंदी में याद किए हुए हैं स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी को ही तो इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ की। तो देखिए जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं। जैसे जितने भी जंतु हैं, कीट हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब अपने भोजन के लिए किसी और पे निर्भर रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ, जिसको हम लोग परपोषी बोलते हैं हिंदी में, परपोषी। अब देखिए बात आती है सैप्रोफाइट की। तो जो सैप्रोफाइट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। जो सैप्रोफाइट है ना उसका हिंदी होता है मृतोपजीवी। तो ये क्या कहते हैं, जो सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं उस पे ये डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। और एक होता है पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परजीवी। इसका हिंदी क्या है, परजीवी। तो वो क्या होता है, ये जीवित जीवों पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। जीवित जीव जैसे हो गया खटमल हो गया, मच्छर हो गया, और भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पैरासाइट की तरह होते हैं, किसी जीवित जीव पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे वो जाके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, केले के पौधे की जड़ है, केले के जो पौधे की जो जड़ होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है आरोही मूल, दूसरा है अवस्तंभ मूल, तीसरा है श्वसन मूल और चौथा है अपस्थानिक मूल। तो देखिए जो केले की जो पौधे की जो जड़ होती है वो क्या होती है, अपस्थानिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बात करते हैं आरोही मूल की। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जो कि जिनका जो बॉडी होता है ना काफी कोमल होता है, उनको क्या करते हैं कि किसी चढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए होता है, इसी पे ये क्या करते हैं, ऐसे चढ़ते हैं। किसी मतलब स्तंभ की जरूरत पड़ती है इनको चढ़ने के लिए, तो इनमें आरोही मूल पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो आरोही मूल है इसमें मनी प्लांट आता है, मटर भी आ जाता है इसी में। ये आपका हो गया आरोही मूल। अब अवस्तंभ मूल की बात करें तो कल की वीडियो में भी हमने देखा था अवस्तंभ मूल के बारे में। ऐसे जो मूल होते हैं जो कि
देखिए जमीन के अंदर तो होते ही हैं, लेकिन ये जो तना आपका है उस तने के ऊपर भी पाए जाते हैं इस प्रकार। इसको हम लोग बोलते हैं अवस्थम्भ मूल। और जिसका एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा मक्का होता है, मक्का में आप लोगों ने देखा होगा जो जड़ होता है वो ऊपर भी निकला होता है तने में। बाजरा में देखा होगा, बाजरा में भी आप लोगों ने देखा होगा, और गन्ना में भी देखा होगा। तो जो एग्जाम्पल है आप लोग याद रखेंगे अवस्थम्भ मूल की। और एक होता है स्तंभ मूल, ये किस में होता है, बरगद में होता है। तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा। ये देखिए एक नया टर्म देखने को मिला है आज, श्वसन मूल। जो श्वसन मूल होता है वो क्या होता है, तो हम लोगों ने मैंग्रोव जो पौधे होते हैं उनका नाम सुना होगा, मैंग्रोव पौधे। मैंग्रोव पौधे के अंदर ये जो होता है श्वसन मूल पाया जाता है। इसको हम लोग न्यूमेटोफोर भी बोलते हैं। जो श्वसन मूल होता है ना उसको इंग्लिश में हम लोग न्यूमेटोफोर बोलते हैं। मैंग्रोव जो जंगल होते हैं वो ऐसे जगह पे उगते हैं जो दलदली जगह होते हैं, वहां पे उगते हैं। तो इनको क्या होता है कि जो इनकी जड़ें होती है वो जो है मिट्टी से बाहर की ओर निकली होती है। मान लीजिए जो जनरली जो जड़ें होती हैं वो नीचे होती है ना, लेकिन ये क्या होती है, जड़ें मिट्टी से बाहर की ओर निकली होती है ताकि ये वायु को आसानी से ले सके। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को खाते हैं, तो उसका जो मेन कारण है वो क्या है। तो पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए करते हैं। दूसरा है खनिज लवण प्राप्त करना। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त करना। और अगला है नाइट्रोजन प्राप्त करना। तो देखिए जो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी वाले एरिया में उगते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो ये नाइट्रोजन से कमी वाले प्लेस पे उगते हैं, इसलिए क्या करते हैं, कीटों को पकड़ पकड़ के खाते हैं। तो जो कीटों में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको ये चूस लेते हैं और अपना काम करते हैं। वैसे जो ये पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब खुद अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत। नेपंथीज एक है, नेपंथीज ये एक एग्जाम्पल है कीटभक्षी पौधे का, इसको हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार लिया जा रहा है। तो जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, जो बच्चे इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे उनको रिएक्शन पता होगा, नहीं तो आप लोग रिएक्शन देख के कंफ्यूज जाओगे। तो पहले हमें लिखना है उसमें क्या होता है, 6CO2 होता है, 12H2O होता है। ये क्या बनाते हैं, लाइट प्रेजेंस होती है और नीचे क्लोरोफिल होता है। ये बनाते क्या है, ये ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। और क्या बनाते हैं, 6 बनाते हैं O2। और क्या बनाते हैं, 6 बनाते हैं H2O। तो यही रिएक्शन हमारी होती है। तो पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 6CO2 12H2O, C6H2O6 6O2 और 6H2O। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो हल्का सा आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, 6CO2 है लेकिन यहाँ पे 12H2O होता है। और ये ग्लूकोज तो बनता ही है, ऑक्सीजन तो बनती है, प्लस वाटर भी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।